Hello students, welcome in a new lecture related with medieval history। हमने पिछले अपने लेक्चर में आपके साथ बात की थी कि कैसे प्राचीन भारत से मध्यकालीन भारत तक का जो समय है वो पहुंचा और उस समय के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिन्हें हमें अध्ययन करना है। और आज हम बात करेंगे मध्यकालीन इतिहास को जानने के लिए। हम आपको पहले एक बात बता देना चाहते हैं कि मध्यकालीन इतिहास भारतीय इतिहास के संदर्भ में जब हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो भारतीय इतिहास को लिखने की जो नई परंपरा, एक कन्वेंशन जो स्टार्ट हुई, वो अरबों या मुस्लिम आक्रांताओं के साथ ही हमारे देश में आई। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि अल-बरूनी से इतिहास को नए संदर्भ में लिखा जाना किया गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि अल-बरूनी जब भारत में आए तो उसने यहाँ पर लिखा कि भारतीयों को इतिहास लिखन की परंपरा नहीं थी। और ऐसा क्यों था? क्योंकि अरब में एक परंपराएं थी जिन्हें अंसाब कहा जाता था, और अंसाब में जो राजा होते थे या जो उनके खलीफा होते थे, ख़ास तौर से इस्लाम में हम देखते हैं कि राजाओं के ऊपर खलीफाओं का शासन होता था और खलीफा ही राजाओं के ऊपर होते थे, और खलीफाओं के बिना परमिशन के कोई राजा अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर नहीं कर सकता था। तो उस समय में खलीफाओं का जो इतिहास लिखा जाता था, उनकी वंशावली लिखी जाती थी, उसे हम ख़ास तौर से देखेंगे, जो हम जेनियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं, उसे हम वंशावली कह सकते हैं। तो उसमें जो इतिहास लिखा जाता था वही इतिहास यहाँ पर प्रेफर किया जाता था, और इस तरह से जब वो भारत में आए तो अपने साथ में वो एक परंपरा लेके आए। तो यहाँ पर हम उन बातों की ऊपर विचार करना चाहते हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग्स दैट वी हैव they have been written, that type of the literature that was called ansabs, and ansab was actually genealogy। और हम यहाँ पर आकर देखेंगे कि जैसे ही यहाँ पर इतिहास लेखन की परंपरा है, उसमें 3 तरह के जो लिटरेचर हैं वो यहाँ पर देखने को, यहाँ पर हमें 3 तरह के साहित्य या लिटरेचर्स के नाम जो मिलते हैं, उनमें सबसे पहला है सीरत। और सीरत के अंतर्गत हम देखेंगे कि हज़रत मोहम्मद साहब की जो जीवनियाँ हैं उनको इसके अंदर समेटा गया है। मीन्स जो हज़रत मोहम्मद साहब के बारे में, उनके जीवन काल से संबंधित घटनाएं हैं, उनके ऊपर जो लिखा गया, दैट इज़ कॉल्ड सीरत। और दूसरा है मागाज़ी। मागाज़ी जो था वो जो उस समय कॉन्क्वेस्ट अरबों ने किए और उनकी जीत हुई, उन्होंने जो भी साम्राज्य बनाए, जीते, उनको उन्होंने मागाज़ी कहा। थर्ड वन वॉज था तबकात। तबकात एक तरह का सामान्य इतिहास है। सामान्य इतिहास जो राजाओं ने जहाँ डायनेस्टी इस्टेब्लिश की और वहाँ पर जो भी कार्यकलाप, प्रशासन, उनके धर्म, उनकी नीतियों से संबंधित, दे वर रिलेटेड टू देयर एडमिनिस्ट्रेशन एंड देयर पॉलिसीज़, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़, वो इतिहास जो लेखन था उसे तबकात कहा गया। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि प्रशस्तियाँ, जैसे कमेंडेशन कहते हैं, उन कमेंडेशन को या प्रशस्तियों को लिखने का काम भी इसी समय में शुरू हुआ। और जब सबसे महत्वपूर्ण और पहली कमेंडेशन जो हमें मिलती है वो हमें मिलती है शाहनामा के रूप में, और जिसे बदरुद्दीन ने लिखा, और ये मोहम्मद तुगलक को डिवोटेड है। और मोहम्मद तुगलक को ये जब समर्पित की गई तो ये पहला ऐसा ग्रंथ है जो कि हम प्रशस्ति के रूप में या कमेंडेशन के रूप में यहाँ पर देखते हैं। अब हम बात करते हैं उन स्पेसिफिक सोर्सेस की जो मध्यकालीन इतिहास को समझने में सहायता करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि मध्यकालीन इतिहास को 2 भागों में बांटा गया है, पहला सल्तनत कालीन इतिहास और दूसरा मुग़ल इतिहास। और इनको क्यों बांटा गया ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बात की है, और आपको मैं इसका डिस्क्रिप्शन अपने इस वीडियो में दे दूंगा, इसके लिंक में दे दूंगा। आप उस लिंक से आप देख सकते हैं पिछले वीडियोस को भी, और हमारे चैनल से भी देख सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो इसके बाद मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो महत्वपूर्ण स्रोत हमारे पास है वो है साहित्यिक स्रोत, क्योंकि इस समय में जो साहित्य लिखने की, जो एक ऑथेंटिक साहित्य लिखने की, ऑथेंटिक लिटरेचर लिखने की परंपरा विकसित हो चुकी थी, दैट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय दैट पर्टिकुलर हिस्टोरियंस। और उनको हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें कुछ महत्वपूर्ण किताबों के या लिटरेचर या सोर्सेस के बारे में हम बात करेंगे। उन सोर्सेज में हम देखते हैं आपसे कि वो सोर्सेज हैं हमारे पास जो उन राइटर्स ने लिखे हैं, और उन राइटर्स के उन महत्वपूर्ण सोर्सेज को हम यहाँ पर आज देखना चाहेंगे, जिनसे हमारे सिलेबस में या हमारे कॉम्पिटिशन्स में महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो उन पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास रिटन एविडेंस या सोर्स है वो है चचनामा। चचनामा एक्चुअली लिखा गया अरबी भाषा में, और हम देखते हैं कि वी हैव नो पर्टिकुलर एविडेंस ऑफ द राइटर। हमारे पास इसके किसी लेखक के बारे में पुख्ता जानकारी नहीं है किसने लिखा है, अरेबियन लैंग्वेज में लिखा गया है। और इसको हम देखेंगे कि
अबू बकर कुकी ने इसका ट्रांसलेशन फ़ारसी में किया और पर्शियन लैंग्वेज में ही हैज़ बीन ट्रांसलेटेड बाय अबू बकर कुकी। और हम देखते हैं इससे हमें जो डिस्क्रिप्शन मिलता है वो ये मिलता है कि भारत पर, भारतीय उपमहाद्वीप पर अरबों के जो आक्रमण हैं उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। और इसमें हमें पता लगता है कि मोहम्मद बिन कासिम जो 712 में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था, उसने, इन्वेडर ने हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में आकर जिस तरह से अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हुआ। और हम देखते हैं इसी में ये डिस्क्रिप्शन भी मिलता है कि जो वहाँ का जो खलीफा था उसका नाम था खलीफा वाहिद, और इस खलीफा वाहिद ने मोहम्मद बिन कासिम को उसके असफलता के कारण मृत्युदंड दे दिया और उसे मौत की सज़ा दी गई। तो ये हमारे पास पहला रिटन एविडेंस मिलता है जिससे हम भारतीय उपमहाद्वीप में इतिहास को समझने की थोड़ी सी कोशिश कर सकते हैं। दूसरा जो एविडेंस है हमारे पास तहकीक-ए-हिंद, और तहकीक-ए-हिंद या किताब-उल-हिंद के बारे में हम आपसे पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। किताब-उल-हिंद अल-बरूनी ने लिखी, और इस अल-बरूनी के बारे में हम पहले आपसे बात कर चुके हैं कि ये खीवा का रहने वाला था और ये हमारे साथ ये भारतीय उपमहाद्वीप में महमूद गजनबी के साथ आया, और महमूद गजनबी के साथ आके इसने यहाँ के भारतीय दर्शन, भारतीय ज्ञान को पढ़ने और समझने की कोशिश की। इसने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया, और वो पहला ऐसा यात्री था जिसने पुराणों का यहाँ पर अध्ययन किया या स्टडी की। और हम देखते हैं कि उसने यहाँ पर भारत में आकर 1017 से लेके 1030 एडी तक का जो भारतीय इतिहास है और उसके समकालीन समाज है, दर्शन है, जीवन है, उसके बारे में उसने यहाँ पर अपना डिस्क्रिप्शन दिया है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं जो पहला इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ग्रंथ है वो ये तहकीक-ए-हिंद भी हो सकता है। इसके बाद तीसरे ग्रंथ की बात करेंगे तो तीसरा ग्रंथ हमारे पास आता है ताज-उल-मासिर, जिसके लेखक हैं सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निज़ामी। और इस डिस्क्रिप्शन के बारे में हम आपसे बात करना चाहेंगे। इसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय से ये लेखन इसका शुरू हुआ और ये इल्तुतमिश के काल तक जाकर ख़त्म होता है। तो ये तीसरा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ है, और हम आपको ये भी इसके बारे में बताना चाहेंगे कि ये पहला ऐसा ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को मध्य एशिया के इतिहास से अलग करके लिखा गया। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लिस्ट। इसके बाद जो चौथे इम्पॉर्टेंट लिटरेचर की बात करेंगे वो है तबकात-ए-नासरी, जो मिन्हाजुद्दीन सिराज ने फ़ारसी भाषा में लिखा। दैट वाज रिटन इन पर्शियन लैंग्वेज। और ये मोहम्मद गौरी से तुर्की के जो सल्तनत की स्थापना है वहाँ उसका पूरा वर्णन हमें मिलता है। और ये पहला क्रमबद्ध इतिहास है, क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री है, जो रज़िया सुल्तान के बारे में हमें बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी देती है। तो इसका तीसरे या चौथे लिटरेचर का ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद पांचवा जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट लिटरेचर है वो है तारीख़ फ़िरोज़ शाही या फ़तवा-ए जहाँदारी। ये ज़ियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है और इसमें इलियट और डाउसन ने इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया। और इसमें 12वीं शताब्दी यानी 1239 टू 1359 एडी तक का इतिहास हमें मिल सकता है। तो ये पांचवा इम्पॉर्टेंट लिटरेचर हमारे पास मध्यकालीन इतिहास को जानने के लिए उपलब्ध है। छठवां इम्पॉर्टेंट लिटरेचर जो हमारे पास है वह तारीख़-ए-फ़िरोज़ शाही। ये शम्स-ए-सिराज अफ़ीक द्वारा फ़ारसी भाषा में ही लिखा गया, और इसमें तैमूर के आक्रमण के बाद, आफ्टर द इन्वेशन ऑफ तैमूर, दिस पर्टिकुलर लिटरेचर डिस्क्राइब अबाउट द इंडियन कॉन्टिनेंटल हिस्ट्री। और इसके बाद जो सातवां ग्रंथ हमारे पास मिलता है वो है फुतूह-उस-सलातीन, और ये ख्वाजा अब्दुल मलिक इसामी ने लिखा। और इसकी ये ख़ास बात ये है कि ये बहमनी सुल्तान जो बहमन साम्राज्य के, बहमन डायनेस्टी के एस्टेब्लिशर या संस्थापक थे, उनका नाम था अलाउद्दीन बहमन शाह। ये उनके पैटर्नशिप में या उनके संरक्षण में लिखा गया, और इसमें 1250 एडी के बाद का जो इतिहास है उसके समय का, उसके लगभग आसपास का ये पूरा इसमें वर्णन किया गया। और ये अलाउद्दीन बहमन शाह को ही डिवोटेड है। और हम आपको बता दें कि इसामी ने इसके अंदर मोहम्मद बिन तुगलक का भी वर्णन किया है, और मोहम्मद बिन तुगलक को उसने इस दुनिया का सबसे बुद्धिमान मूर्ख सुल्तान बताया। सो वाइजेस्ट फूल सुल्तान ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड, ही
एक्सप्लेन अबाउट मोहम्मद बिन तुगलक। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स हमारे पास हो जाता है। इसके बाद हमारे पास अगला जो सोर्स मिलता है वो है तारीख़-ए-यामिनी, और तारीख़-ए-यामिनी या किताब-उल-यामिनी के नाम से भी ये जाना जाता है, और ये अरबी भाषा में लिखा गया है और इसे लिखने वाले हैं उद्बी। और इसमें महमूद गजनबी के बाद का जो भारत में या भारतीय उपमहाद्वीप में जो इतिहास है उसके बारे में इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाला गया है। और ये महमूद गजनबी का इम्पीरियल हिस्टोरियन था, यानी शाही इतिहासकार था। उसके बाद अगला जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है लिटरेचर वो है तारीख़ मसूदी, और ये अबुल फ़ज़ल मोहम्मद बिन हुसैन बैहाकी ने लिखा है। और बैहाकी भी महमूद गजनबी के साथ आया और वो भी महमूद गजनबी का इम्पीरियल हिस्टोरियन था या हिस्ट्री राइटर था। तो इस तरह से हम देखते हैं ये कुछ इम्पॉर्टेंट लिटरेचर्स हैं। इसके बाद अगला इम्पॉर्टेंट लिटरेचर है रिहला। रिहला वास्तव में एक पिलग्रिम अकाउंट है, और ये इब्न बतूता नाम के एक पिलग्रिम ने लिखा है। एक्चुअली ये मोरक्को से आया था, सल्तनत काल में भारतीय उपमहाद्वीप में आया, और इसके समय की हम बात आपसे करेंगे कि ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में काफ़ी विख्यात रहा और काजी के पोस्ट तक भी इसको अपॉइंट किया गया, इवन इसको चाइना भी भेजने की कोशिश की गई। तो इसका पूरा नाम जो हमें मिलता है वह शेख फ़तेह अबू अब्दुल्ला, और इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में छोटे नाम के रूप में इब्न बतूता भी कहते हैं। और इसने अपने यात्रा वृत्तांत या अपने पिलग्रिम अकाउंट को रिहला के नाम से लिखा, और इसमें बहुत सारी ऐसी इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ मिलती हैं। और इसके अंदर हमें सल्तनत काल की जो डाक व्यवस्था या पोस्टल सिस्टम है उसका बहुत वाइड डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ पर मिल जाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है हमें मिडविल हिस्ट्री को जानने के लिए। इसके बाद अगला जो लिटरेचर है या बुक है वो है मलफूज़ात तैमूरी, और इसके बारे में हम देखते हैं कि मलफूज़ात उल तैमूरी को अबू तालिब हुसैनी ने इसका फ़ारसी में ट्रांसलेशन किया और इसे शाहजहाँ ने ट्रांसलेट करवाया। शाहजहाँ ने कहा कि भाई मैं तैमूर के बारे में जानना चाहता हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो मुग़ल थे वो भी तुर्की थे, और उसने इस बात को समझा और उसको ट्रांसलेट करवाने के लिए अबू तालिब हुसैनी को नियुक्त किया। और इसके बाद अगला जो डिस्क्रिप्शन या हमारे पास लिटरेचर है वो मिलता है वो है ज़फ़रनामा सारफ़, और ये ज़फ़रनामा सारफ़ जो है वो सारफ़ उद्दीन अली याजिद ने तैमूर के बारे में लिखा, और ये तैमूर का जीवन का जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर मिलता है, मतलब लाइफ स्टोरी ऑफ तैमूर इसमें हमें मिल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगला जो इम्पॉर्टेंट लिटरेचर हमारे पास है वो तारीख़ सलातीन अफ़गान, और तारीख़ सलातीन अफ़गान अहमद यादगार ने लिखी, और इसमें हम बहलुल लोदी से लेके हेमू के डेथ तक का पूरा डिस्क्रिप्शन हम पा सकते हैं। तो इस तरह से ये इम्पॉर्टेंट लिटरेचर हमें इसके बारे में सल्तनत काल के इतिहास को जानने में मदद करता है। अगला जो डिस्क्रिप्शन है या लिटरेचर है वह है अदाबुल हर्ब या शुजाअत, और ये फ़क़-ए-मुदब्बिर ने लिखा, और ये पूरी तरह से इल्तुतमिश को डिवोटेड है। तो इसके बारे में हम देख सकते हैं। अगला इम्पॉर्टेंट लिटरेचर है तारीख़ रशीदी जो मिर्ज़ा हैदर दोगलात ने लिखा, और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कश्मीर के उस मेडिएवल हिस्ट्री के बारे में हमें कुछ जानकारी मिल सकती है। अगला लिटरेचर है रियाज़-ए-सलातीन, और ये ग़ुलाम हुसैन सलीम ने लिखा, और इसमें बंगाल जो रीजन है उसके इतिहास को हम यहाँ से देख सकते हैं। और अगला एक और लिटरेचर है वो है तारीख़ गुजरात, और मीर अबू तुरबाती ने ये लिखा है, और इसमें भी गुजरात के मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री के बारे में हमें जानकारी मिल सकती है। इसके बाद एक और लिटरेचर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लिटरेचर नहीं बल्कि एक राइटर हैं जो बहुत ही रिमार्केबल हैं, और उनके बारे में बात करूँगा। वो हैं तूतिए हिंद। आप समझ गए होंगे अमीर खुसरो की बात कर रहे हैं, और अमीर खुसरो ने भारतीय मध्यकालीन इतिहास में जो लेखन की एक नई शैली विकसित की उसके लिए हम लोग उनके बहुत आभारी हैं। और मैं आपको बता दूं कि अमीर खुसरो जो है वो 1253 AD में उत्तर प्रदेश के एटा जो ज़िला है वहाँ के एक पटियाली गांव में पैदा हुए थे, और उन्होंने हम देखते हैं कव्वाली और बहुत सारी ऐसी लोकोक्तियाँ और बहुत सारे हिंदी को भी उन्होंने हिंदी के शब्दों को लिखने में और
बहुत सारी लोकोक्तियों को लिखने में उन्होंने बहुत महारत हासिल कर ली और वो निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य भी थे। और मैं आपको उसके बारे में बाद में ज़्यादा डिस्क्रिप्शन दूंगा, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उन्होंने दिल्ली सल्तनत के 8 इम्पॉर्टेंट सुल्तान्स के साथ उन्होंने काम किया। और इन 8 इम्पॉर्टेंट सुल्तान्स के साथ काम करने में सबसे पहला जो उन्होंने अपने कैरियर को शुरू किया वो था बलबन के समय से, और बलबन के बाद वो उसके बेटे कैकुबाद, फिर कयूरमस और फिर खलजी डायनेस्टी में अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी और मुबारक शाह के बाद फिर गयासुद्दीन तुगलक के डायनेस्टी तक, एस्टेब्लिशमेंट तक वो रहे और उन्होंने 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा। तो उनकी जो रचनाएं हैं वो बड़ी इम्पॉर्टेंट रहीं और उनके बारे में हमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं। तो उन पर हमें कभी कभी शॉर्ट नोट भी आता है, कभी कभी हमारे MCQs में भी बहुत पूछे जाते हैं। तो इन सभी इम्पॉर्टेंट लिटरेचर्स में उनका भी एक इम्पॉर्टेंट स्थान है। तो उसके बारे में हम देख लेते हैं कौन कौन सी हैं, और उसके बाद हम अगले लेक्चर में इनको हम अंदर से गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। अमीर खुसरो की कुछ इम्पॉर्टेंट रचनाओं या उनके लिटरेचर्स के बारे में हम बात कर रहे थे। तो उनके नाम ऐसे हैं: किरान उस सादेन या किरान उस सदायन भी उसका नाम मिलता है, मिफ्ता उल फतूह, ख़ज़ाए उन फतूह, आशिका, नूह सिपेहर, तुगलकनामा और एजाज़ ए सुखरवी। और ये हमारे पास कुछ उनके डिस्क्रिप्शंस हैं जिनके बारे में हम आपको बताना चाहते थे। तो इस तरह से हमने देखा कि मध्यकालीन इतिहास या मेडिवल इंडियन हिस्ट्री को जानने के लिए हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं उनमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज तो हमारे पास हैं ही, जैसे मोन्यूमेंट्स हैं, उस समय की इमारतें हैं, और हमारे पास जो सबसे ऑथेंटिक और रेलिवेंट सोर्सेज हमारे पास मिलते हैं वो है लिटरेचर। और ये सारे लिटरेचर जो मैंने आपके साथ शेयर किए ये इम्पॉर्टेंट है, जिनसे हमेशा प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। द क्वेश्चंस आर ऑलवेज अराइज विद दीज पर्टिकुलर टाइप ऑफ लिटरेचर्स। तो आप इन पर ज़रूर ध्यान दें। हम अगले लेक्चर में इन पर गहराई से कुछ विचार करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए हमें कमेंट ज़रूर करें। यदि आप कुछ विशेष विषय पर आप हमसे वीडियोस चाहते हैं या कुछ और आप स्पेशल जानकारी हमसे चाहते हो तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। लेकिन आप हमारे इस वीडियो को दूसरों तक भी पहुंचाएं और इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें, सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, ताकि हम आपको और भी दूसरे ऐसे जो भी हम आपके सामने लाना चाहते हैं, जो हमें महत्वपूर्ण लगते हैं और आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, वो हम आप तक पहुंचा सकें। उसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जल्दी उन वीडियोस को देख सकें। तो हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप इसे ज़रूर दूसरों तक भी पहुंचाएं। आपको आगे हम फिर अगले वीडियो में कुछ नए विषय के साथ बात करेंगे और आगे हम इस सीरीज़ को जारी रखेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त लेते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।